नमस्ते आचार्य जी। तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ क्रिएटर्स थे सोशल मीडिया पर, तो वो ऐसे दावा कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट हर किसी को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि जेनजी के फीड में अलग जा रहा है, जो मिलेनियल्स है उनके फीड्स में अलग जा रहा है, तो अल्गोरिदम जो है अलग अलग तरीके से ये प्रोटेस्ट सबको दिखा रहा है। तो मैं इससे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेफ्ट का हूँ तो जो अल्गोरिदम मुझे लेफ्ट का दिखा रहा है, मैं राइट का हूँ तो राइट का दिखा रहा है, तो मुझे ये जानना था कि इस प्रोटेस्ट की सच्चाई क्या है और क्या ये सच्चाई मुझसे छुपी हुई है, क्योंकि अल्गोरिदम तो वही दिखा रहा है जो मैं देखना चाह रहा हूँ। यार ये बात ज़िंदगी में हर क्षेत्र में लागू होती है, सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं लागू होती। ये बात तो आपके रिश्तों में भी लागू होती है। आपके दोस्त हैं, वो आपको वही दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हो। आपके दोस्त ने जो चेहरा आपको दिखाया है, उसने वो चेहरा अपनी माँ को, अपने बाप को नहीं दिखाया है। तो ये बात सिर्फ प्रोटेस्ट पर ही थोड़ी लागू होती है कि एल्गोरिदम ने आपको प्रोटेस्ट का एक चेहरा दिखा दिया और दूसरे व्यक्ति को प्रोटेस्ट का दूसरा चेहरा दिखा दिया। ये बात तो घर में भी लागू होती है, ये बात तो समाज में लागू होती है, हर जगह लागू होती है। पूछना हमें यह चाहिए कि हम ऐसे क्यों हैं कि असली चेहरा देखते हैं तो डर जाते हैं। आपका बहुत बार होता है कि आपके बारे में आपके दोस्तों को ज़्यादा पता होता है, माँ बाप को कम पता होता है। आपने अपना वो चेहरा दोस्तों को दिखाया, माँ बाप को क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माँ बाप ने एक इमेज बना रखी है और उस इमेज के साथ बहुत सारे अब इंटरेस्ट्स जोड़ दिए हैं। तो माँ बाप खुद ही चाहते हैं कि हमारी वो इमेज तोड़ो मत। दिस हैपेंस एवरीवेयर। हम मत कहो कि हमें सच्चाई दिखाई नहीं गई, पूछो कि हमें सच्चाई चाहिए भी है क्या। वास्तव में आप अगर जाओ, आपका कोई रिश्ता है, वहां आप सच्चाई बताने लग जाओ तो ये भी हो सकता है वो बंदा नाराज हो जाए, वो कहे मुझे बताओ ही मत। आप कहो लेकिन मेरी सच्चाई है, बताना जरूरी है, मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूं, वो कहेगा मुझे नहीं सुनना है, मुझे ये सब मत बताओ। जब हमारे रिश्ते ही झूठ पर चल रहे हों, हमारे करियर से झूठ पर चल रहे हों, आप जाते हो वहाँ पर इंटरव्यू होता है, आप जो HR पर्सनल है उससे कहते हो कि नहीं मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इस कंपनी में काम करने के लिए, यही जान दे दूंगा, दिल है, जान है, ईमान है ये कंपनी मेरे लिए। तो क्या वहाँ पर वो इंटरव्यूअर को पता नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हो? और वो जो इंटरव्यूअर है वो खुद भी यही चाहती है कि तुम ये झूठ बोलो, क्योंकि तुमने अगर सच्चाई बोल दी कि दीदी पैसा बनाने आया हूँ, जिस दिन कोई और ऑफर मिल जाएगा यहाँ से चल दूंगा, तुमने ये बोल दिया अगर, तो पूरे सिस्टम का झूठ धराशायी हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारा झूठ पर चल रहा है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, सब कुछ तो झूठ पर ही है ना। फिर धन्यवाद आचार्य जी। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेकअप करके आती है और यही वो अपना सच्चा चेहरा दिखा दे, तो तब बोलोगे जब सच्चा चेहरा दिखाना हो तो लाइटें पहले बंद करेंगे हम। तुम खुद चाहते हो झूठ में जीना। झूठ में एक प्लेजर होता है और सच में एक चैलेंज होता है। हम इतने हिम्मती लोग नहीं कि सच का चैलेंज स्वीकार करें, ज्यादातर हम कहते हैं झूठ का प्लेजर चलने दो। धन्यवाद। हेलो सर, इस प्रोटेस्ट से एक और चीज़ हुई थी कि मतलब जो पोलराइज मीडिया है उनकी जो दो चार रीलें वायरल हो गई जहाँ पे उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई, तो इससे एक बहुत बड़ा हवा बन गया है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गई है। बट उनको पता ही नहीं है कि ये कितने बड़े लार्जली फंडेड है और टायर 2 सिटीज़ या टायर 3 सिटीज़ या गाँवों में अभी भी इन्हीं मीडिया को कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये जो मिथ बन गया है कि ये ट्रेडिशनल मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, इसको ब्रेक कैसे करें? और इनको लगता है कि ये जो नया मीडिया आया है यही असली सच जगह जा रहा है, जब इनको भी कंट्रोल किया तो जा सकता। पहली बात, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी कई सालों से थी ही नहीं, तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, ये ओवर स्टेटमेंट है। कुछ फैंस सिटर रहे होंगे जो अभी भी उनको देख लेते होंगे टीवी चैनल वगैरह को, वो हट गए होंगे, नहीं तो इनकी कोई क्रेडिबिलिटी कहाँ थी? मनोरंजन था, वो अपना दिखा रहे हैं कुछ भी। सर मैं कुछ अंकल्स को देखता हूँ वो बहुत सीरियसली देखते हैं, वो अभी भी देखेंगे। जो सीरियसली तब देख रहे थे वो अभी भी देखेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो अभी कहेंगे नहीं ये टीवी चैनल तो झूठ बोलता है? नहीं, वो अभी भी देखेंगे। उस टीवी चैनल को देखने में उनके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। वो अपनी इनर सिक्योरिटी की खातिर उस चैनल को देखते हैं और वो चैनल बिल्कुल वही दिखाता है जो अंकल को देखना है। जिनका आपस में कोलैबोरेशन है, वो चैनल यूं ही कुछ नहीं दिखाता। उस चैनल ही पहले सोचता है कि मैं ये दिखाऊंगा तो ये अंकल को आएगा ना, अंकल के हिसाब का है ना, अंकल को पसंद, तभी दिखाता है वो ये सब कुछ। ठीक है, अब आता हो इस पर कि तुम कह रहे हो कि हमने उनको रिप्लेस कर दिया है ट्रेडिशनल मीडिया को सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया तो और भी ज़्यादा करप्ट है। ट्रेडिशनल मीडिया में फिर भी कोई ब्रांड अकाउंटेबिलिटी है, सोशल मीडिया में तो कोई कुछ भी दिखा सकता है व्यूज़ के लिए, कुछ भी।
सोशल मीडिया की अगर तुम मानो तो मैं CIA एजेंट हूं, और तुम्हारे हिसाब से सोशल मीडिया ज्यादा क्रेडिबल है मेन स्ट्रीम मीडिया से? एक सांपनाथ, एक नागनाथ। और दोनों ही झूठ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आम आदमी को झूठ चाहिए। वो डिमांड पहले आ रही है, सप्लाई बाद में आ रही है। आम आदमी झूठ मांग रहा है, अब यूट्यूबर्स के झूठ को वो अब अपना पी रहा है। पहले टीवी चैनल के झूठ को पीता था, अब यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो दंदना करके वही देंगे जो आपको चाहिए। और यूट्यूबर या ये रील बनाने वाला बंदा, ये तो बड़ा बेसहारा होता है। उसका तो घर चलना है उसी से कि कौन वीडियो के व्यूज़ कितने आए, और वो आपको सच्चाई बता देगा। वो इंस्टाग्राम पे है, उसको ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं मिलेगा। कोई भी जो ब्रांड है वो ऐसे इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर को थोड़ा अवॉइड ही करेगा जो ज़्यादा सचोच बोलता हो। उनको जाकर वहाँ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा क्या कॉस्मेटिक्स चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, ईयरफोन खरीद लो, ये सब कर लो। अब क्रांतिकारी कोई अगर हो यूट्यूबर, अपनी क्रांति के बीच बोले अरे रुको एक बात तो बता ही नहीं, ये हैं नए ईयरफोन्स। तो अगर जब ईयरफोन बेच के ही काम चलना है तो आप एक सीमा से आगे की क्रांति कर भी नहीं सकते। और ईयरफोन तो फिर भी ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, सब कुछ ही अब यही बेच रहे हैं, कच्छे बेच रहे हैं। वो अचानक बहुत ऊंची बात करते हुए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, तो ये तो आस हटा दो कि ट्रेडिशनल मीडिया हट गया है और न्यू मीडिया आ गया है। कुछ न्यू हो कहाँ रहा है? मैं तो चाहता हूँ कुछ न्यू हो। और एक ही चीज़ है जो नई हो सकती है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, रिमूव द डार्कनेस ब्रिंग ऑन द लाइट। वही नई चीज़ हो सकती है। वो हम होने कहाँ दे रहे हैं? हमें तो बस क्या चाहिए? एंटरटेन 100 शेड्स ऑफ डार्क। डार्क को ही अलग अलग कलर्स में लाते रहो ताकि हमें ये लगता रहे कि कुछ बदलाव हो रहा है। हम अपने आप को ये सांत्वना देते रहे कि कुछ तो बदल रहा है ना, कुछ तो बदल रहा है ना। बदल क्या रहा है? तुम ये इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हो, सस्ते मनोरंजन में, और क्लाइमेट एक्सटिंक्शन आ गया सामने खड़ा है। बल्कि जितना और कोई हेडलाइंस आती है सामने, उतना ज़्यादा तुम्हारा ध्यान भटक जाता है असली मुद्दे से। आज जो सबसे बड़ी और इमिनेंट प्लैनेटरी क्राइसिस है वो है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। जितने दिनों ये सब चलेगा, ये प्रोटेस्ट है या ये मुद्दा है या वो मुद्दा है, ऐसा है वैसा है, उतने दिनों क्या तुम क्लाइमेट चेंज सोचोगे भी? नहीं। हाँ, तो ये होता है। प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल ही प्रोटेस्ट से रिलेटेड ही है कि अरे यार, उनसे पूछो ना जो गए थे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। बोलो। अभी जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, इससे एक चेन रिएक्शन ऑफ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि और भी जो मुद्दे हैं, जैसे रिजर्वेशन के मुद्दे हैं या और भी जो मुद्दे हैं, तो एक टेम्पलेट बन गया है कि एक इंस्टाग्राम चैनल बना के कुछ लोगों को इकट्ठा करके हम इस तरह का रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। और इस मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे कि जैसे कि रिजर्वेशन हटाओ। बिल्कुल बन जाएगा। और जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, मान लो कहते हैं रिजर्वेशन हटाओ, वो अपना अगर इंस्टा चैनल बना सकते हैं, तो जिनको रिजर्वेशन रखना है वो भी तो बना सकते हैं ना। तो ये इकट्ठा होंगे उधर, वो भी इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसमें गवर्नमेंट कहीं नहीं है, इन दोनों में आपस में मारामारी होगी। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे। अभी भी जो हुआ, संभावना थी वो कुछ दिन और चलता, तो कोई दूसरा भी एक ग्रुप तैयार हो सकता था यंगस्टर्स का ही, और वो यंगस्टर्स भी इसी जनरेशन के होते, और उस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच में फिर सड़कों पर मारामारी होती। तुम कह रहे हो रिजर्वेशन हटाओ, ठीक है, वो कह रहा है रिजर्वेशन रखो। तुम सड़क पे उतरोगे तो वो नहीं उतरेगा क्या? टेम्पलेट क्या है इसमें? ये बातें मारामारी से नहीं हल करी जा सकती। जाति क्या है, जाति कहां से आई, जाति ने क्या नुकसान किया, और आज हमें जाति के मुद्दे का क्या करना है, ये बात समझने की होती है। ये पूरा एक, फिर बोलूंगा वही अंधेरे का रूपक लेकर के, मेटाफर ऑफ डार्कनेस, ये पूरी एक स्ट्रीम ऑफ डार्कनेस रही है। उसका सॉल्यूशन यही है कि कम से कम आज तो उस पर लाइट डाल दो। कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन ये सेंचुरीज की डार्कनेस का नतीजा है। आज तो उस पर रोशनी डाल दो, उससे हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल भी आए। से लास्ट है प्रोटेस्ट वाला जी। तो
एक जो ये टेम्पलेट की बात इन्होंने की, उसमें एक चीज़ जो बहुत दिख रहा है कि इस प्रोटेस्ट का एक अनप्रेसिडेंटेड स्पीड है, जो जैसे बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन इज़ क्लोज, इट्स क्लोज्ड कोऑर्डिनेशन पर ओपन एम्पलीफिकेशन, कि जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फटाफट व्हाट्सएप के ग्रुप्स में हो जाता है और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और लोगों को इकट्ठा करना बहुत स्पीड से हो जाता है, जो कि पहले दशकों में पॉसिबल नहीं था। और जो एम्पलीफिकेशन होता है वो भी बहुत मिलियंस में होता है, क्योंकि व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं फटाफट। तो जो फिर ये इसीलिए जो आई थिंक एक जो मैं फॉलो था कि जो चेन रिएक्शन की बात हो रही है वो उसीलिए हो रही है क्योंकि स्पीड बहुत फटाफट हो जाता है। तो वो ऑपरेशनल डिटेल है, वो हाँ। उस समय की टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें जो क्रांति थी, गदर था, वो दबा दिया गया। एक कारण ये भी था क्योंकि अंग्रेज़ों के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर थे। जो इंडियंस थे वो अलग अलग जगहों पर छितराए हुए थे, ठीक है, वहाँ पे कानपुर है, वहाँ पर झांसी है, और वहाँ पे वो तात्या हैं नीचे। ये आपस में इतनी आसानी से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे क्योंकि कम्युनिकेशन उनका उतना एफिशिएंट नहीं था। और अंग्रेज़ थे, वो एक टेक्निकली डेवलप्ड जगह से आ रहे थे, उनका फास्ट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन था, तो कर पाए। बट ऑल दिस इज़ ऑपरेशनल, दिस विल नेवर बी कोटेड एज द फंडामेंटल रीज़न वाई थिंग्स हैपेंड। अच्छा, ठीक है, अब बिल्कुल हो सकता है कि कल की जो टेक्नोलॉजी हो उसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और भी फास्ट हो जाए, बट ऑल दैट इज आउटसाइड, ऑल दैट इज द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दैट पर्टेन्स टू द वेरी ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं क्या कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी उसको जल्दी कम्युनिकेट कर सकती है, पर टेक्नोलॉजी मुझे ये थोड़ी सिखा पाएगी कि क्या कहने लायक है। आप अंतर समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी ये कर देगी कि अभी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये सब है, ये आप इसको ले जा करके पब्लिश कर दोगे, कुछ कर दोगे, टेक्नोलॉजी ये सब कर देगी। अब जल्दी से मैंने कुछ बोला, वो बात सब तक पहुंच जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। पर टेक्नोलॉजी ये मुझे थोड़ी सिखा पाएगी कि क्या बोलो क्या ना बोलो, और अगर बताएगी भी तो एक टेम्पलेट से बताएगी। टेक्नोलॉजी कैन नॉट शेड लाइट ऑन हु आई रियली एम। टेक्नोलॉजी मेरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। टेक्नोलॉजी मेरी इनर डार्कनेस को इल्यूमिनेट, रोशन नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा, या कि एक नई जनरेशन आएगी वो सब बदल के रख देगी, इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा निर्भर करना बेकार की बात। पर उससे एक जैसे फेयर भी, तो जो जिस कंट्री में हो रहा है वहाँ के जो लोग जैसे हम हैं, तो उससे क्या एक फेयर नहीं होगा कि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट हो सकता है और कोई भी मुद्दा उठा सकता है। मुद्दे बहुत है, जैसे एक जो रिजर्वेशन का है उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं और 1-2 दिन में ही उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए हैं। E20 का भी चल रहा है, तो एक मुद्दा पकड़ लिया और उसका बना लिया, तो क्या मतलब व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? इतना डर नहीं रहेगा फिर कि कभी भी एक प्रोटेस्ट हो सकता है? ये सब चलता रहेगा, प्रोटेस्ट भी हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, पर अफसोस मुझे ये है कि शायद वो सेंट्रल प्रॉब्लम हम देखने से इनकार ही करते रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान का सारा दुख दर्द है। उसके लिए जो समाधान है वो बार बार आपसे बोलता हूँ, आप उस पर नहीं चर्चा करना चाहते। उसका छोटा सा नाम है, क्या नाम है? मास बेस्ड एजुकेशन ऑफ द सेल्फ। वो समाधान है, पर उस समाधान को आप बोरिंग समझते हो या उस समाधान से आपको डर लगता है, तो इसीलिए आप बाकी सारी चीज़ें आजमाना चाहते हो। पर मैं कह रहा हूँ, आप जो भी कुछ आजमा रहे हो, यू हैव ट्राइड इट आउट जस्ट सो मैनी टाइम्स बिफोर इन द पास्ट। आरंट यू फेड अप? गिव द न्यू थिंग अ चांस एट लीस्ट। हमारे सारे क्वेश्चंस भी, सबके क्वेश्चंस उसको छोड़ के सब चीज़ हाँ पे थे। बिल्कुल, आप सवाल कहीं का पूछते हो, ये तो मैं उसे घसीट के ले आता हूँ इधर। सवाल तो आप इधर उधर हर तरफ के पूछना चाहते हो, बस केंद्र का सवाल नहीं पूछना चाहते, इंसान के दिल का सवाल नहीं पूछना चाहते। जी, जी, हाँ। इसी से संबंधित किसी के सवाल हो तो। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, काफ़ी दिनों से ये चर्चा में सुन रहा हूँ, तो मेरा प्रश्न बहुत बेसिक चीज़ पे आ जाता है कि देश में एक नेता को होना कैसा चाहिए? वो वैसा ही होगा जैसे आप हैं। आप गड़बड़ हैं तो जब आप पूछोगे होना कैसा चाहिए, तो जो कल्पना करोगे आप, अभी आपने काल्पनिक प्रश्न पूछा है कि मैं कल्पना कर रहा हूँ कैसा है, जैसे आप हैं वैसे आपकी नेता की कल्पना होगी।
इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। तो मैं ही तो बता रहा हूँ। बात यह है ही नहीं कि नेता कैसा होना चाहिए, बात यह है कि आप जैसे हो वैसा ही होगा, वो नियम है। हाँ, जब आप अपनी एक गलती से चूक जाओगे तो आप अपनी दूसरी गलती को चांस दोगे, और इसको आप बोलोगे एंटी इनकम्बेंसी। एक तरह की गलती कर करके बहुत हो गया, दाईं तरफ बहुत खुजलाया, अब मैं बाईं तरफ खुजलाऊंगा। और उसको आप बोलोगे देखो सरकार बदल दी, दुनिया बदल दी, ये कर दिया, तख्ता पलट दिया। करा क्या है? कुछ नहीं। आप जो सुनना चाह रहे हो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप जो सुनना चाह रहे हो वो आपके बिना संभव नहीं है। जी, धन्यवाद। चलिए।